नमस्कार दोस्तों, प्रमा इसके यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यह वीडियो मुख्यतः उनके लिए है जो इस बार पहली बार 71st बीपीएससी मेंस में अपीयर होंगे। जो पहली बार मेंस में अपीयर होते हैं उनके मन में बहुत अधिक जिज्ञासा होता है कि किस प्रकार से हम एग्जाम दें, किस प्रकार से हम अपने लेखन शैली को सुधारें और किस प्रकार से हम शुरुआत करें। तो शुरुआत किस प्रकार से होनी चाहिए उसी के रिगार्डिंग आज हम लोग बात करेंगे। बहुत डरे डरे से होते हैं क्योंकि उनको कभी भी मेंस का एक्सपीरियंस तो होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखना होता है और उन्होंने सालों भर जो तैयारी की है, उन्होंने ऑब्जेक्टिव एग्जाम एमसीक्यू के प्रश्नों को किस प्रकार से डील किया जाए उसकी तैयारी की है। तो जाहिर सी बात है, मैं रहूं कोई भी रहे, अगर आप पहली बार वैसे एग्जाम देने आप जाओगे जहां पे आपको लिखना पड़ता है, और लिखना भी ऐसा नहीं है जहां पे आप ऐसे को 700 से 800 शब्दों में आप लिखते हो, और जीएस पेपर की बात करेंगे तो 5 से 6 पेज लिखना होता है, तो मन में बहुत सारी सवाल आना बिल्कुल वाजिब है। तो उन्हीं के रिगार्डिंग इस वीडियो का लाने का मेरा उद्देश्य है कि किस प्रकार से शुरुआत करें जो पहली बार मेंस की एग्जाम देने जाएंगे। ठीक है, इस बार जाए या फिर आप 72वीं में भी फर्स्ट टाइम दे रहे हो उनके लिए भी ये वीडियो उपयोगी हो सकता है, या फिर अगर आप पहले दे चुके हो लेकिन आपका मेंस का एग्जाम ठीक नहीं गया है, कहीं पे आप लैग कर रहे हो, कहीं पे आप गलतियां कर रहे हो, तो उनके लिए भी वीडियो बहुत अधिक उपयोगी हो सकता है। मैं पहले ही कह दे रहा हूँ वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरी आप देखते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ भविष्य में आपको कभी भी मेंस देने में कम से कम दिक्कत तो बिल्कुल भी नहीं होगी। और साथ में आप पढ़ाई कैसे करोगे उसकी भी सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको दे दिया जाए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे से किस प्रकार से हमें पढ़ाई करनी है। कहीं ना कहीं से आप पढ़ाई करोगे तो ही आप मेंस लिखोगे। देखिए मेंस में क्या होता है ना, मेंस में आपको पढ़ना भी होता है और आपको लिखना भी होता है। ये लिखने वाला बात जो था ना, ये आपका प्री में नहीं था। ये आपका लिखने वाला बात जो था, ये आपका प्री में नहीं था। प्री में आप क्या कर रहे थे, केवल पढ़ रहे थे और जाके आप एग्जाम दे रहे थे, क्योंकि वहां पे क्या था, केवल आपको एमसीक्यू क्वेश्चन को आपको डील करना था, टिक करना था या फिर गोला लगाना था। लेकिन यहाँ पे आपको पढ़ना भी है और अच्छे से पढ़ना है और साथ में आपको लिखना भी है। तो ये लिखने वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, ये आपके लिए थोड़ा सा कठिनाई उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग लिखना किस प्रकार से प्रारंभ करें, कहां से हमारी शुरुआत हो। ये सबके मन में ये सवाल जरूर होता है। तो आज हमारी जो वीडियो का जो मुख्य दिशा जो होगी, ठीक है, मुख्यतः जो बात जो हम लोग करेंगे इसी के रिगार्डिंग करेंगे से हम लोग लिखना कैसे शुरुआत करें। ठीक है, कैसे लिखे, क्योंकि मैंने कभी लिखा ही नहीं। ठीक है, कभी भी नहीं लिखा, कहां से शुरुआत करें हम लोग लिखना। तो देखिए मेंस के कई सेक्शन होते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे मेंस का एग्जाम दोगे तो उनका कई सेक्शन होता है। जैसे कि बात करेंगे, एक होता है जीएस पेपर 1 होता है, एक आपका होता है जीएस पेपर 2 होता है, और तीसरा सेक्शन जो होता है निबंध का होता है। ठीक है, ये इसको आप सब्जेक्ट बोल लीजिए, ये आपका निबंध का होता है। अब यहाँ पे जैसा मैंने बोला से जीएस पेपर 1, तो ध्यान में रखना जीएस पेपर 1 जो है कई खंडों में विभाजित है। ठीक है, ये जीएस पेपर 1 देखेंगे तो कई खंडों में विभाजित है। सबसे पहला जो खंड जो है, मैं हिंदी में ही लिख रहा हूं, इंग्लिश वालों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भारत का आधुनिक इतिहास, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का आधुनिक इतिहास। ठीक है, साथ में इसमें क्या पूछता है, एवं संस्कृति। ठीक है, कला एवं संस्कृति पूछता है, ध्यान में रखना। तो मैं इसको लिख दिया, ध्यान में रखना आपको। चलिए, ये आपका पहला सेक्शन हो गया। फिर इसमें क्या आता है, तो फिर इसमें आता है राष्ट्रीय, ठीक है, एवं अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, देखना गलती तो मैं नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, महत्व की, करेंट अफेयर, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, समसामयिक। और जाहिर सी बात अफेयर्स है तो इसको घटना तो आप लगाओगे ही। ठीक है, ये सेक्शन हुआ। ठीक है, उसके बाद जीएस में एक और सेक्शन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं डीआई। ठीक है, इसमें आप मुख्यतः हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हिंदी में हम लोग क्या लिखते हैं, मुख्यतः मैं हिंदी को ध्यान में रख के बना रहा हूं, लेकिन जहां पे मैं इंग्लिश में भी रिपीट करूंगा ताकि अंग्रेजी माध्यम वाले छात्रों को भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, संख्यांकी, संख्यांकी विश्लेषण इसको बोलते हैं, ध्यान में रखना।
आरेखन भी आता है जिसको हम लोग डायग्राम कह लीजिए, पाई चार्ट कह लीजिए, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, आप इसको देख लेना। और इसमें पिक्टोग्राफ वगैरह आते हैं जिसको हम लोग डायग्राम या फिर चित्र, हिंदी में इसको आई थिंक चित्रण भी कहते हैं इसको। तो ये आपको देखना है, ठीक है। ये जो मेजर सेक्शन जो है, जो कि GS1 में आपको पूछा जाता है। अब हम जानते हैं इसमें से कौन से सब्जेक्ट जो होता है, कौन से खंड जो होता है कितने अंकों को होता है। तो भारत का इतिहास एवं कला एवं संस्कृति की बात करेंगे, यह आपका 114 मार्क्स का होता है। ये सेक्शन की बात करेंगे, करेंट अफेयर्स की बात करेंगे, जिसमें नेशनल, इंटरनेशनल और आपके स्टेट से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। ये भी 114 अंकों का होता है, ध्यान में रखना। और साथ में ये सेक्शन की बात करेंगे तो इस सेक्शन में दो प्रश्न होते हैं, और दोनों प्रश्न की बात करेंगे 36-36 अंकों को होते हैं, मतलब 72 अंकों के होते हैं, ठीक है। तो ये टोटल पेपर की बात करेंगे, 300 अंकों का ये टोटल पेपर आ गया, ठीक है। अब इसमें से आप देखोगे शुरुआत कैसे करें, तो इनमें से कोई एक सेक्शन को आप चुनिए। जैसे कि से अगर मैं अगर बहुत ही बिगिनर रहता, मुझे मैं पहली बार अगर मेंस देने जा रहा होता, तो मैं प्रयास करता से भारत का आधुनिक इतिहास एवं कला संस्कृति को हम लोग देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं से इंडिया का जो हिस्ट्री जो है, मॉडर्न हिस्ट्री जो है, से हमें पढ़ने में मन भी लगता है, और हम लोग इसे पहले से करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखना, तो इस सेक्शन को मैं सबसे पहले चुनता। अब इसमें पूछता क्या है, तो ध्यान में रखना, भारत का जो आधुनिक इतिहास जो है, कला संस्कृति, इसमें पूछता क्या है, ये जानकारी हमें कहां से मिलेगी। तो ये जानकारी मिलेगी विगत वर्षों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने के बाद से, कहां से इसमें प्रश्न पूछे गए हैं और बार बार पूछे गए हैं। तो इसको हम लोग सबसे पहले कंप्लीट करने का प्रयास करते, सो कहां से इसमें प्रश्न जो है आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले कला संस्कृति में आप देखोगे, कला संस्कृति को सबसे पहले मैं अगर कवर करता हूं, तो आप देखना यहाँ पे कला एवं संस्कृति में बहुत ही स्पेसिफिक चीजों को पूछा जाता है और बार बार रिपीट किया जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, कला संस्कृति को अच्छे से पढ़ना चाहिए और इस पे आपको एक नोट्स भी बनाना चाहिए। तो क्या प्रश्न कैसे पढ़े, तो सबसे पहले देखेंगे कला संस्कृति में सबसे पहले आपको देखना है पाल कला। कुछ ही कला है बिहार में रिपीट होता है, इसमें एक आपको देखना है पाल कला। पाल कला के बाद आपको देखना है मौर्य कला, ठीक है। ये PYQ को मैं कवर करवा रहा हूं, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका पटना कलम, ठीक है। पटना कलम अगर आप देख लोगे तो उसके बाद आपको आएगा मिथिला चित्रकला या फिर मधुबनी चित्रकला, जैसा कि हम लोग जानते हैं मधुबनी चित्रकला, ठीक है, या फिर मिथिला पेंटिंग जिसको हम लोग कहते हैं। एक है आपका मंजूषा, जो कि अंग प्रदेश में विकासुर मंजूषा चित्रकला, ठीक है, या फिर मंजूषा कला जो भी कह लीजिए। ये आपका 5 है। इस 5 को अगर आप कवर कर लेते हैं तो कला से संबंधित सारे ही टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। लेकिन ध्यान में रखना, पाल कला जब भी आप पढ़े तो इसमें आप पाल कला के पेंटिंग आपको देखना है, पाल कला के स्थापत्य कला भी आपको देखना है, पाल कला में मूर्ति कला कैसे, मूर्ति किस प्रकार से बनाई जाती है, इन सारी ही चीजों को देखना है। क्योंकि कहीं ना कहीं से पाल कला मौर्य कला का विस्तार जो है सो विशेष है, क्योंकि इसमें आपको स्थापत्य कला देखने को मिलेगा, मूर्ति के बारे में देखने को मिलेगा, चित्रकला के बारे में देखने को मिलेगा, गुफा के बारे में देखने को मिलेगा। बाकी ये पटना कलम, मधुबनी पेंटिंग और मंजूषा की बात करेंगे, ये केवल चित्रकला ही है, ठीक है। क्या है ये केवल चित्रकला से संबंधित है, बाकी इनमें विशेष आपको देखने को मिलता है। तो अगर आप ये टॉपिक अगर आप अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो कला एवं संस्कृति का, इसमें एक नया भी मैं जोर दे रहा हूं जो कि हाल फिलहाल में पूछ रहा है, स्पेशली मंदिर से रिलेटेड भी प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। मंदिरों से संबंधित स्थापत्य कला, और एक हो गया गुफा हो गया, ठीक है। ये दो टॉपिक अगर आप कर लेते हो तो आपका कला और संस्कृति पूरे तरीके से कवर हो गया, ठीक है। कला संस्कृति पूरे तरीके से कवर हो गया। तो हमने क्या चुना था, भारत का आधुनिक इतिहास और कला संस्कृति। कला संस्कृति का कहानी यहाँ पे क्या हो गया, समाप्त हो गया। कितना टॉपिक करना है, कितना टॉपिक करना, मुश्किल से 5 से 6 टॉपिक करना था, और एक सब्जेक्ट का एक प्रॉपर टॉपिक जो था आपने कवर कर लिया, ठीक है। कहां से करें,
तो किसी भी इंस्टीट्यूट का आप नोट्स ले लीजिए। प्रम आईएएस का नोट्स काफी अच्छा है, हमने बुकलेट भी दिया है, पीवाईक्यू भी जिसमें सम्मिलित है, और आपको पूरे तरीके से एक्सटेंसिव बुकलेट भी हमने हमने आपको दिया है, तो आप वहां से आराम से कर सकते हो। कला संस्कृति बहुत ही संक्षेप में है, और ठीक ठाक आपको अंक जो है आपको यहाँ से प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे भारत का आधुनिक इतिहास। ठीक है, ये भारत का आधुनिक इतिहास जो है, इसमें आपको थोड़ा सा एक्सटेंसिव आपको देखने को मिलता है। कैसे पढ़ेंगे इसको? तो सबसे पहले आप देखोगे भारत का आधुनिक इतिहास में सबसे पहले टॉपिक जो कवर करना है, भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, अगर अंग्रेजी में अगर बात करूं तो नेशनलिज्म इन इंडिया। इसमें क्या आपको पढ़ना है? जैसे भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत किस प्रकार से हुई। ठीक है, कांग्रेस कांग्रेस की स्थापित होने से पहले भारत में किस प्रकार का राष्ट्रवाद था, और जब कांग्रेस स्थापित होती है तो उस समय भारत के राष्ट्रवाद में किस प्रकार का बदलाव आता है। अब फिर से अगर बात करेंगे तो एक्सट्रीमिज्म जो होता है, उग्रवाद की जब शुरुआत होती है, तो उस समय भारत में राष्ट्रवाद का कौन सा रूप देखने को मिलता है। तीनों का आप सर्वांगीण अध्ययन करेंगे। ठीक है, मजदूर वर्ग का राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान रहा, इस पर प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, प्रमुख नेताओं का राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान रहा, जैसे किसे लीडर में अगर पूछा जाए तो राजेंद्र प्रसाद जी से प्रश्न आए दिन में पूछा जाता है। गांधी जी के जितने भी आइडियोलॉजी है उसको आपको कवर करना चाहिए। नेहरू जी के विदेश नीति प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, अगर बात करूं मैं तो हाँ, अंबेडकर जी से प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इनके ऊपर आपको, हाँ, एक आपका इनसे भी प्रश्न पूछता है, टैगोर जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी से आपको प्रश्न कई बार आपको देखने को मिलता है। तो ये कुछ हमारे पर्सनालिटी है जो कि भारतीय राष्ट्रवाद या फिर भारतीय इतिहास से संबंधित है। ज्यादा नहीं है, 5-6 ही है, इनको आप अच्छे से कवर कर लीजिए। राजेंद्र प्रसाद जी से प्रश्न पूछा जाता है, गांधी जी से प्रश्न पूछा जाता है, नेहरू जी से प्रश्न पूछा जाता है, अंबेडकर जी के विचारों से प्रश्न आते हैं, टैगोर जी से प्रश्न आते हैं, और साथ में अगर अधिक आपको करना है तो जयप्रकाश नारायण जी को कर सकते हैं। मतलब बिहार के कुछ प्रमुख जो स्वतंत्रता सेनानी जो रहे, जैसे श्री कृष्ण सिंह जी है, जयप्रकाश नारायण जी है, इन सब से प्रश्न आप कर लो तो आपका आइडियोलॉजी का टॉपिक जो है कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप ध्यान में रखना, अधिनियम से प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। अधिनियम कैसे आप करोगे? तो 1858 की बात करेंगे, जब ब्रिटिश संसद ने पूरी तरीके से भारतीय सत्ता को अपनी हाथों में ले लिया, उससे पहले के अधिनियम, जिसमें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, 1784 का पीट इंडिया एक्ट हो गया, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट है, ये सब आपको कवर करना है। ठीक है, मतलब 1858 के पहले से, 1858 का अधिनियम जब आया उससे पहले के, जिसको हम लोग बोलते हैं कंपनी का शासन व्यवस्था। ठीक है, अब आएगा क्राउन रूल। तो क्राउन रूल में आपको 1858 के बाद वाला करना है, जैसे 1861 का अधिनियम हो गया। ठीक है, उसके बाद 1909 का मार्ले मिंटो सुधार हो गया। मैं सारी चीजें एकदम क्रम से नहीं बोल रहा हूं, जो जो मुझे याद है सो मैं बता दे रहा हूं। 1919 का मांटेगू चेमस्फोर्ड सुधार हो गया। ठीक है, 1935 का भारत शासन अधिनियम हो गया। तो ये टॉपिक अगर आप कर लेते हो तो 8 नंबर तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन में एकदम क्लियर रहता है। ये टॉपिक कर लेते हो तो यहां से भी आपको 8 नंबर पूरी तरीके से क्लियर होता है। ठीक है, ये सब टॉपिक बहुत आसान है लेकिन अच्छे मार्क्स आपको मिल जाते हैं। कहां से करें ये टॉपिक? तो देखिए, ये सब टॉपिक करने के लिए आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का नोट्स ले सकते हो। परवाइज का नोट्स बहुत अच्छा है। अगर आपको चाहिए से नहीं हम थोड़ा अच्छे से पढ़े, डीप से पढ़े, तो स्पेक्ट्रम जैसी किताब जो है वहां से आप कर सकते हो। पूरी स्पेक्ट्रम नहीं पढ़नी है, स्पेक्ट्रम में आपको एक ही टॉपिक पढ़ना है, भारत में राष्ट्रवाद का उदय। उस टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हो तो आपका बहुत अच्छे तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आप देखिए, एक प्रश्न और भी कई बार पूछा जाता है, राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारणों की चर्चा कीजिए। तो राष्ट्रीय आंदोलन के उदय की कारणों की चर्चा करने, अब शुरू से जब कारणों की चर्चा करोगे तो सबसे पहले बताओगे भाई साहब, एक राष्ट्रीय मंच की स्थापना हुई जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान था। गांधी जी का आगमन हुआ। गांधी जी के आगमन जब भी आप पढ़ोगे तो आपको चंपारण सत्याग्रह तो आपको निकल कर आएगा ही, जहां से प्रश्न आपको कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप बात करेंगे तो आप गांधी जी के द्वारा असहयोग आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है,
उसके बाद आप देखोगे सविनय सविनय अवज्ञा आंदोलन तो आपको देखना ही पड़ेगा। ठीक है, जब वो देखोगे तो दांडी मार्च वगैरह आप देख ही लेंगे, दांडी मार्च। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो भारत छोड़ो आंदोलन। और इन सब चीजों के बीच में बहुत सारी गतिविधियां होती है। भारत छोड़ो आंदोलन, शबने अवज्ञा, असहयोग के बीच में बहुत सारी छोटी मोटी घटनाएं हैं जो आप पढ़ोगे, जो कि इन फ्यूचर आपने प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ा होगा, जैसे जालियांवाला कांड हो गया। ठीक है, गांधी इरविन समझौता हो जाता है। उसके बाद दिल्ली पैक्ट होता है, ध्यान रखिए इसको गांधी इरविन समझौता ही बोलते हैं, सॉरी, पूना पैक्ट की बात करेंगे। गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में समझौता है। उसके बाद बात करेंगे रामसे मैकडोनाल्ड का घोषणा रामसे मैकडोनाल्ड का घोषणा क्या था। मतलब इस सारे चीजों का पर हो गए। मार्ले मिंटो सुधार जो थे किस प्रकार से भारतीय राजनीति पर एक आघात वार किया, तो ये सारे ही कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होते रहेंगे। ठीक है, तो ये आप गांधी जी के बारे में जब भी पढ़ोगे तो राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत ही आपको सारी चीजें आपको देखने को मिलता है। तो ये बहुत ही व्यापक चैप्टर है। मैं स्पेक्ट्रम आपको बोलूंगा, एक बार केवल इस टॉपिक को आप अच्छे से देख लोगे तो सारी ही आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आप आते हो बिहार। तो बिहार से प्रश्न आपको पूछा जाता है, जिसमें आपको देखने को मिलता है जनजातीय विद्रोह। जनजातीय विद्रोह की बात करेंगे, ट्राइबल रिवोल्ट होता है, ध्यान में रखना। यहां से आए दिनों में काफी प्रश्न आपको देखने को मिले हैं। इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, तो सबसे पहले आपको देखना है बिरसा आंदोलन। ठीक है, इस टॉपिक को आप अच्छे से देख लेना। फिर आप देखेंगे बिरसा आंदोलन के बाद संथाल विद्रोह। ठीक है, संथाल विद्रोह आप देख लेना। उसके बाद अगर बात करेंगे तो जो प्रमुख टॉपिक जो आता है, देखिए बिहार में मुख्यतः ये बिरसा आंदोलन, संथाल विद्रोह, कभी कभी आप देखोगे तो इंडिगो रिवॉल्ट भी पूछा जाता है, नील विद्रोह। ठीक है, ये नील विद्रोह चंपारण से इसे मत कनेक्ट कीजिएगा, ये आपका पश्चिम बंगाल में नदिया जिले से शुरुआत हुई थी, वो वाला है, इसको आपको ध्यान में रखना। तो ऐसे ही मतलब इन्हीं तीन टॉपिक से प्रश्न को बार बार बदल के पूछा जाता है, इन्हीं तीन चार टॉपिक से। या फिर ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, तो बताओ बिरसा आंदोलन का आधारभूत उद्देश्य आंतरिक शुद्धिकरण तथा विदेशी शासन की समाप्ति की इच्छा थी, इसको स्पष्ट करना है। तो मतलब जनजातीय विद्रोह जो हमारे यहाँ जो हुआ, उसका केवल ये उद्देश्य नहीं था कि कंपनी के शासन व्यवस्था या फिर ब्रिटिश शासन व्यवस्था को उखाड़ कर फेंक देना है। उसमें क्या चीज था, तो आंतरिक शुद्धिकरण की भी बात कही गई थी, क्योंकि जनजातीय जो लोग जो थे उनमें बहुत अधिक जो थी बुराइयां थी। जैसे किसे मतलब वो मांस मदिरा का सेवन करते थे, बहुत सारे देवताओं का पालन करते थे, भाईचारा का अभाव था, कई कई जगहों पे ध्यान में रखना चोरी करने की भी वो चीजें थी। तो इन सबको मतलब क्या करना था, आंतरिक बुराइयों को समाप्त करना था, इसलिए बिरसा मुंडा जी ने आंतरिक शुद्धिकरण पे भी बल दिया। ठीक है, तो इन सारे ही चीजों को पढ़ना है, क्योंकि आपको जनजातीय विद्रोह में केवल लड़ाई पिटाई की ही बात नहीं करनी है। ठीक है, आंतरिक शुद्धिकरण के बारे में भी चीजों का आपको समझना है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना। इसी प्रश्न को बार बार बदल बदल कर पूछता है। इन सारे ही विद्रोह का जो शुरुआती कारण जो रहेगा, तो क्या रहेगा इस सारे ही विद्रोह का शुरुआती कारण, तो ध्यान रखना ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध। ठीक है, उनका जो भू राजस्व की जो पद्धति जो थी ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का, तो उनके प्रति जनजातीय जनजातीय समाज का असंतोष की भावना। ठीक है, ध्यान रखना सारे ही का कारण जो था सिंपल ही था, क्योंकि जंगल में रहते थे, जंगल में वर्षों से रहते हुए आ रहे थे, जंगल ही इनका सब कुछ था। और अंतिमता आप देखोगे तो इनको जंगल से बाहर निकाल दिया गया, इनकी जमीन को ले लिया गया। भू राजस्व की जो नई नई नीतियां जो आई थी इन्हीं के जमीन पे इनसे ही राजस्व वसूली की जाने लगी, तो इस वजह से असंतोष बढ़ा। ये शुरुआती कारण थी, लेकिन बहुत सारे छोटे बड़े कारण जो थे इसके पीछे थे। तो इन सारे ही चीजों का आपको गहराई से अध्ययन करना है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग चलेंगे, तो आप यहाँ पे एक मेजर सेक्शन जहां से प्रश्न जो आते हैं 1857 का विद्रोह, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जो भी टॉपिक पूछे गए हैं बीपीएससी पीवाईक्यू में, मैं उसी को करवा रहा हूं। 1857 का विद्रोह आपसे पूछे जाते हैं। बिहार के संदर्भ में आपको क्या पढ़ना है, तो कुंवर सिंह जी की भूमिका। ठीक है, वीर कुंवर सिंह जी की 1857 के विद्रोह में क्या इनकी भूमिका थी, उनका आपको मूल्यांकन
करना है, ध्यान में रखना। तो 1857 का विद्रोह बिहार के संदर्भ में आपको क्या पढ़ना है, तो वीर कुंवर सिंह जी की भूमिका पढ़ना। बाकी सारा ही चीज जो था सारे ही टॉपिक में सेम आएगा, कारण परिणाम क्या था, केवल बिहार के संदर्भ में आपको पढ़ना है, तो वीर कुंवर सिंह जी की भूमिका आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग बिहार के संदर्भ में ही आप देखोगे तो चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू में पूछा गया है। तो चंपारण सत्याग्रह से जो क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं, मतलब बिहार के किसान आंदोलन का, ठीक है, समानता वर्णन करते हुए चंपारण आंदोलन में विशेष करके गांधी जी के अहस्तक्षेप की विवेचना करें, ठीक है। तो गांधी जी को संदर्भ देते हुए चंपारण सत्याग्रह के बिहार के संदर्भ में आपको पढ़ना है। ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए चंपारण सत्याग्रह पे, 8 नंबर में पूछे जा सकते हैं। या फिर ऐसा भी पूछा जाएगा, चंपारण नील आंदोलन का मूल्यांकन कीजिए तथा भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पर इसके प्रभावों की चर्चा कीजिए। तो ये आरटी संघ के प्रश्न है, तो आपके पास ये काबिलियत होनी चाहिए कि किसी भी प्रश्न को 8 अंक में और किसी भी प्रश्न को 38 अंक में आप लिख पाओ, ठीक है। और यही हम लोग सिखाते भी है, ठीक है। अब आते हैं, देखेंगे बिहार में किसान आंदोलन से भी आए दिनों में काफी प्रश्न पूछे गए हैं। बिहार में किसान आंदोलन, अब यहां पे किस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं उसके ऊपर जरा मैं चर्चा करूंगा, ठीक है। जैसे इसमें विशेष करके आपको स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का योगदान आपको ध्यान में रखना, बकासत आंदोलन क्या था, ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का किसान सभा की बात करेंगे। तो इन सब पे आपको एक विस्तृत आपको अध्ययन करने की आवश्यकता है। उसके बाद जैसे ही आप आओगे तो आपको एक टॉपिक मिलेगा, ये मॉडर्न का ही है, बिहार में, ठीक है, शिक्षा सत्याग्रह। क्या है बिहार में शिक्षा का विकास, सॉरी ये सत्याग्रह से मेरे दिमाग में ना वही शिक्षा सत्याग्रह याद आ रहा है, समझ रहे हैं ना मैं कहां इशारा कर रहा हूं। बिहार में शिक्षा का विकास, अब बिहार में शिक्षा का विकास की बात करेंगे तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ब्रिटिश शासनकाल में बिहार में पश्चिमी शिक्षा के विकास का आलोचनात्मक विवरण दीजिए, ठीक है, ऐसे प्रश्न आएंगे। या फिर तकनीकी शिक्षा के विशेष संदर्भ में बिहार में 1900 से लेकर 1947 के दौरान पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार का विवरण दीजिए, ठीक है, वेस्टर्न टेक्निकल एजुकेशन इन द इकोनॉमिक ऑफ बिहार। तो आपको बिहार की जितने भी जो शिक्षण संस्था है उनकी स्थापना कब हुई, उनका बिहार के शिक्षा व्यवस्था में क्या योगदान है, इन सब के बारे में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर बिहार में शिक्षा व्यवस्था का विकास की बात करेंगे तो आपको शुरू से चलना है, जिसमें मगध यूनिवर्सिटी की चर्चा कीजिए, सॉरी नालंदा यूनिवर्सिटी की चर्चा कीजिए, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की चर्चा कीजिए। उसके बाद क्रमिक रूप से विकास किस प्रकार से हुई, उन सभी संदर्भों को देते हुए आप एक अच्छा उत्तर लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसको मैं अलग से टॉपिक नहीं मानता हूं, लेकिन बंगाल विभाजन से भी प्रश्न पूछे गए हैं, जो कि भारतीय राष्ट्रवाद का ही ये टॉपिक है, ठीक है। तो बंगाल विभाजन इंपॉर्टेंट प्रश्न टॉपिक है, जिससे प्रश्न आए दिनों में मिलते हैं, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। आप इसमें बंगाल विभाजन की बात करेंगे तो बिहार में बंगाल के अलग होने एवं आधुनिक बिहार के उदय पर प्रकाश कीजिए। तो आधुनिक बिहार के उदय में किनका योगदान था, तो सच्चिदानंद सिन्हा जी का, श्री कृष्ण सिंह जी का, इनका किस प्रकार से योगदान था, कौन सी पत्रिका ने बिहार को एक अलग प्रांत बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई, तो इन सब चीजों के बारे में आपको देखना है। सबनिया अवज्ञा आंदोलन पूछा जाता है, असहयोग आंदोलन से प्रश्न पूछा जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन से पूछा जाता है, व्यक्तिगत सत्याग्रह से प्रश्न पूछा जाता है। ये सब हमने पहले ही टॉपिक की थी। एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी की बात करेंगे जो मैंने यहाँ पे लिखना छोड़ दिया था, जैसे किसे कहां पे मैं लिख रहा था, जस्ट वेट, यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी से भी प्रश्न आपको देखने को मिलता है, तो मैं यहाँ पे भूल गया था लिखना, सुभाष चंद्र बोस जी से, ठीक है, ध्यान में रखना। बाकी मैंने महात्मा गांधी जी की नीति की बात करेंगे, वन व्यवस्था को लेकर इनका क्या विचार था, ठीक है, रचनात्मक एवं मौलिक विचार इनका क्या था, गांधी जी का सामाजिक एवं संस्कृति विचारों की चर्चा करना है, गांधी जी और धर्म, जाति और धर्म पर गांधी जी के विचार का चर्चा करना है, ठीक है। ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी से भी प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, कैसे प्रश्न पूछते हैं, जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में रविंद्रनाथ टैगोर की भूमिका का वर्णन कीजिए,
या कांग्रेस से किस प्रकार से भिन्न थी। ठीक है, जैसे कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस के कुछ वर्ग के लोग जो थे, गर्म दल के लोग थे, तो उन्होंने मतलब क्या किया था, स्वदेश विदेशी कपड़ों को जलाने की वकालत की थी। जबकि यहाँ पे टैगोर साहब ने क्या कहा था, सो भाई साहब एक निष्ठुर बर्बादी है। ठीक है, तो कांग्रेस से कहीं कहीं पे इनकी विचारों में भिन्नता थी। तो उस पे भी हमें चर्चा करने को कभी कभी प्रश्न में दिया जाता है। नेहरू जी से प्रश्न मैंने पूछा था किस प्रकार की प्रश्न पूछे जाएंगे, तो नेहरू जी को आधुनिक भारत के आधुनिक भारत के वास्तुकार इनको कहा जाता है। तो यहां से प्रश्न आते हैं से भाई, आधुनिक भारत के निर्माण में नेहरू जी की भूमिका की मतलब विस्तार से चर्चा कीजिए। ठीक है, तो आप इसमें सारे ही प्रश्नों को क्या करोगे, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लिखोगे से किस प्रकार से इन्होंने विदेश नीति को संचालन किया। ठीक है, आधुनिक शिक्षण संस्था को स्थापित स्थापित करने में इनका क्या योगदान था। भारत के विदेश नीति को लेकर इनका नॉन अलायंस मूवमेंट जो था, नाम जिसको कहते हैं, उनमें इनकी क्या भूमिका थी। आप थोड़ा सा इनको आप चाइना और चाइना के प्रति इनके नीति को भी लिख सकते हो, तो कहीं ना कहीं इन्हीं के शासन के दौरान 1962 में भारत और चाइना के साथ हमारे संबंध खराब हुए थे। ठीक है, हालांकि कुछ दिन पहले ही 1954 में आप देखोगे तो नेहरू जी के बीच में और चाइनीज चाइनीज प्राइम मिनिस्टर या फिर चाइनीज प्रीमियर कह लीजिए, उनके बीच में एक समझौता भी हुआ था 1954 में, जिसको कौन सा समझौता कहते हैं, मैं भूल गया, बुद्धिज्म से रिलेटेड है। तो उस पर भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जब इनके नीति के बारे में लिखो तो उन सारी चीजों को आप समरसता से लिख दीजिएगा, अच्छे अंक मिलेंगे। तो समाप्त हो गया, यही आपका मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक था। ठीक है, भारत का आधुनिक इतिहास एवं कला संस्कृति समाप्त हो गया। अब अगला टॉपिक जो आपको देखने को मिलता है, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। तो इसमें क्या पूछेगा, तो सबसे पहले इंटरनेशनल रिलेशन में प्रश्न पूछ सकता है। तो इंटरनेशनल रिलेशन में जो प्रश्न जो पूछा गया है, उसमें जो प्रश्न आने की संभावना जो है, आईआर से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो ध्यान में रखना। तो इनसे आपको ब्रिक्स इंपॉर्टेंट है, आए दिनों में ब्रिक्स से प्रश्न पूछे। आप इस बार भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्रिक्स में नए मेंबर की भी शुरुआत हुई। ठीक है, बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। ठीक है, नए मेंबर जो जुड़े हैं, ठीक है, उनके ऊपर भी प्रश्न आपको बन सकते हैं। ठीक है, इंडिया और यूरोपियन यूनियन, ठीक है, यूरोपियन ईयू के बीच में क्या संबंध है, इससे प्रश्न आते हैं। क्वाड की भूमिका के ऊपर, क्या क्वाड अभी भी प्रासंगिक है, ट्रंप के शासनकाल में क्या क्वाड प्रासंगिक है, इनसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अभी G20 जो हुआ था, दिल्ली में भी हुआ था, उससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं G20 के। तो G20 से जो भी प्रश्न बनते हैं करेंट को लेकर, वो सारी चीजें आपको कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, तो इन सारे ही चीजों से प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद अगर बात करेंगे भारत रसिया संबंध, ठीक है, भारत पाकिस्तान संबंध, नेपाल में अभी जो हुआ जेनजी आंदोलन जो हुआ, ठीक है, तो ये जो जेनजी आंदोलन जो है, इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये सारा ही काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब करेंट आईआर के टॉपिक को अंदाजा लगाना आसान होता है क्योंकि वर्तमान में चल रही घटनाओं से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय संबंध की बात करेंगे, भारत के जो भी पड़ोसी देश है, ठीक है, लुक ईस्ट पॉलिसी क्या है भारत का, मतलब जितने भी पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध है या फिर वैश्विक स्तर पे जो हमारे संबंध स्थापित हो रहे हैं, उनको लेकर प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, आईमेक क्या है, भारत इजरायल संबंध क्या है, तो बहुत सारे टॉपिक है। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, आप वहां से कर लेना, वहीं से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। इसी में एक जो टॉपिक जो होता है जिसको बोलते हैं करेंट का, ठीक है, इशू। ठीक है, करेंट इशू, करेंट इशू में क्या पूछा जाएगा, तो जैसे वर्तमान भारतीय समाज में सांप्रदायिकता खतरनाक समस्या है, चर्चा कीजिए। ठीक है, ये 66 बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया था। अभी जो है लद्दाख में देखिएगा 6वीं अनुसूची की मांग की जा रही है, तो 6वीं अनुसूची की बात करेंगे तो इसमें लद्दाख को शामिल किया जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सांप्रदायिकता को लेकर प्रश्न पूछा जाता है, वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन को लेकर भी प्रश्न पूछा जाता है, भूमंडलीकरण क्या है, ह्यूमन राइट्स को लेकर प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करेंगे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दा की बात करेंगे, उनसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे कि 67वीं बीपीएससी में एक प्रश्न पूछा, तो भारतीय संदर्भ में एक राष्ट्र एक निर्वाचन मतलब वन नेशन वन इलेक्शन की अवधारणा का वर्णन कीजिए तथा इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क लिखिए, क्योंकि उस समय वन नेशन वन इलेक्शन चर्चा में था, तो इसलिए इसे प्रश्न पूछ दिया। 67वीं बीपीएससी में एक प्रश्न और भी पूछा, रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध का मूल कारण क्या है, ठीक है, चर्चा में था, प्रश्न पूछा। ठीक है, तो जो टॉपिक जो चर्चा में रहता है उनसे प्रश्न पूछने जाने की पूरी तरीके से क्या होती है, संभावना होती है।
ठीक है, तो इनसे आप क्या करोगे, जो भी करंट के जो टॉपिक है उनसे आप प्रश्न को क्या करोगे, आप अच्छे तरीके से कवर कर लोगे। ठीक है, जैसे कि इस बार की बात करेंगे, छठवीं अनुसूची काफी चर्चा में है। ठीक है, भारत अमेरिका संबंध काफी चर्चा में है। भारत कनाडा का संबंध जो है काफी चर्चा में है। ठीक है, तो इन सारे ही प्रश्नों से इन सारे ही मतलब क्या बोलते हैं, टॉपिक से प्रश्न आने की संभावना है। नेपाल में जनजी आंदोलन जो हो गया वो भी काफी चर्चा में है, तो इनसे भी प्रश्न आने की संभावना है। जैसे कि ये बात करेंगे आर्टिकल्स, अभी उत्तराखंड ने क्या चीज को लागू किया है, दिमाग में नहीं आ रहा। ठीक है, तो वो भी काफी टॉपिक में, जो कि गोवा में यूसीसी, ठीक है, यूसीसी प्रश्न आने की संभावना हो सकती है। तो ये सारे टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करें, तो परम आईएएस आपको करेंट्स का नोट प्रोवाइड करेगी, आप वहां से पढ़ सकते हैं। या फिर विजन आईएएस की, ठीक है, विजन की जो, विजन आईएएस बोलते हैं क्या, विजन आईएएस की जो ईयरली करंट अफेयर्स आती है वो मेंस के लिए बेस्ट होती है, आप लोग उसको कंसीडर कीजिए, ये बेस्ट है। वहां से आप करंट के सारे टॉपिक को आप बना सकते हो। अब हम लोग आते हैं संख्यांकी। ठीक है, ये टॉपिक जो ऐसा होता है ना, यहाँ पे आपको पूरे पूरे अंक मिलने की पूरी संभावना होती है, क्योंकि यहाँ पे दो प्रश्न पूछे जाते हैं 36 अंकों को, जो कि बहुत ही बेसिक होते हैं। आपको क्या चीज आना चाहिए, ऐड, मैं ये क्या लिख रहा हूँ, ठीक है, पता समझिए, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई, ये सारी चीजें, डिवाइड वगैरह ये सब तो सबको आता ही है। थोड़ा सा मैथमेटिकल नॉलेज होनी चाहिए प्रतिशत की। ठीक है, प्रतिशत की परसेंटेज निकालने आपको आना चाहिए। लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस आपको आना चाहिए, ध्यान में रखना। ठीक है, अच्छे तरीके से। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद आकर आपकी बात करेंगे रेशियो। ठीक है, रेशियो, अनुपात, समानुपात। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो, ठीक है, डिस्काउंट। मतलब इन्हीं सारे चीजों से आपको प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, आपको पूर्णांक की जानकारी होनी चाहिए, किस प्रकार से चीजों को, मतलब नंबर को सॉर्ट किया जाता है काट कर का। तो ये सारी चीजें अगर आपको अगर आती है, तो आप यहाँ से अच्छे खासे स्कोर कर सकते हो। थोड़ा सा 69वीं बीपीएससी की, 17वीं बीपीएससी की बात करेंगे, तो लेंदी प्रश्न पूछा गया था, लेकिन आप लोग इसे बना दोगे, ये बहुत अधिक कठिन नहीं होता है। थोड़ा सा चीजें जो है मैथ की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया जीएस पेपर 1 का तैयारी हम लोग किस प्रकार से करें शुरू से, उसके संदर्भ में संपूर्ण जानकारी आपको मैंने दी। ठीक है, अगला टॉपिक जो हमारा जो रहेगा, जीएस पेपर 2 की तैयारी कहां से करें और कैसे करें, उसको लेकर रहेगा। ठीक है, तो मिलता हूं फिर से एक नए वीडियो में, जहां हम लोग जीएस पेपर 2 के तैयारी को देखेंगे, किस प्रकार से करें, पीवाईक्यू को किस प्रकार से कवर करें। उसके बाद हमारी वीडियो आएगी एसए को लेकर आएगी। तो इसी तरीके से बने रहिएगा। हम लोग सारे ही चीजों पे क्या करेंगे, एक बहुत ही विस्तृत चर्चा करेंगे, जहां से आपका तैयारी करना आसान हो जाएगा। लेकिन सारे ही वीडियो का सारांश क्या निकला, से आपको पीवाईक्यू करना है, वीकेंड पे आपको टेस्ट देना है, सेक्शनल टेस्ट सीरीज आप दीजिए। ठीक है, सेक्शनल टेस्ट सीरीज दीजिए, परमाइएस का जो 31 टेस्ट सीरीज जो है उसको आप लोग कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, टोटल 31 टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलता है। जब आपका एग्जाम नजदीक जब आ जाता है, तो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज पे आपको शिफ्ट होना है। ठीक है, तो मोर प्रैक्टिस मोर स्टडी, यही मेंस का सक्सेस है। और इसी के साथ अपनी बातों को यहीं पे विराम दूंगा, और मिलेंगे हम लोग जीएस पेपर 2 की तैयारी किस प्रकार से करें उस वीडियो को लेकर। शुक्रिया, थैंक यू।